नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 मार्च 2023 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह घटनाएं देश और विदेश से संबंधित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है विशाल शर्मा। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने विशाल शर्मा को अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आइए विशाल शर्मा के बारे में विस्तृत में देखते हैं। विशाल शर्मा गोदरेज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष रसायन के हैं, जो नितिन नावर को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो सीईओ हैं विशाल शर्मा हैं और कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष यह नितिन नावर हैं। विशाल शर्मा नितिन नावर को रिपोर्ट करेंगे। विशाल शर्मा इकोलैब इंक से गोदरेज में शामिल होंगे, जहां उनकी पिछली भूमिका जून 2022 से दुबई में स्थित भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका IMEA क्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में थी। इस भूमिका में विशाल ने IMEA में इकोलैब की रणनीति और संचालन का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र में रिकॉर्ड बिक्री और लाभ वृद्धि हासिल करने के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पर 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किए गए थे। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें कन्वेंशन में 3 मार्च को नामित किया था। इस साल 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा, जिसकी 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण दिवस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नवजात अनाथ शिशुओं के लिए देश के पहले सरकारी मिल्क बैंक बनाने की योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने नवजात अनाथ शिशुओं के लिए देश के पहले सरकारी मिल्क बैंक बनाने की योजना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने नवजात अनाथ शिशुओं के लिए देश के पहले सरकारी मिल्क बैंक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। आइए इस योजना के बारे में विस्तृत से जानते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस मिल्क बैंक को मंजूरी दी है। आइए इस मिल्क बैंक के बारे में देखते हैं। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी पर फोकस कर रही है। सरकार के प्रयास से जहां शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का देश भर में 32वां स्थान था, वहीं आज घटकर 26वां स्थान हो गया है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में पेप्सी कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर होगा अभिनेता रणवीर सिंह। हाल ही में पेप्सी कंपनी ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए कहाँ स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर शुरू किया है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए कहाँ स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर शुरू किया है? इसका उत्तर होगा झारखंड। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। NTPC ने झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है।
इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडीशनर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। नॉर्थ कर्णपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट, प्रत्येक 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होंगी। नॉर्थ कर्णपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट है तथा प्रत्येक 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होंगी। आइए एनटीपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन का समूह है। इसकी स्थापना 1975 में भारत में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। इसकी सहायक कंपनियां टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा एनएसपीसीएल हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका का साहित्य ऑस्कर कहे जाने वाले पेन नाबोकोव पुरस्कार 2023 से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में योगदान देने के लिए किस भारतीय हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को अमेरिका का साहित्य ऑस्कर कहे जाने वाले पेन नाबोकोव पुरस्कार 2023 से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में योगदान देने के लिए उनके हिंदी लेखन को सम्मानित किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आज़ादी के 76 साल बाद किस राज्य के तालीगांव को सड़क से जोड़ा गया है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 76 साल बाद अरुणाचल के तालीगांव को सड़क से जोड़ा गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले शीर्ष भारतीय राज्य कौन कौन बने हैं? स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी अपनाने वाले शीर्ष भारतीय राज्य कौन कौन बने हैं? इसका उत्तर है कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले शीर्ष भारतीय राज्य बने हैं। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। EMBER के साथ इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA द्वारा तैयार भारत के ऊर्जा संक्रमण पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा उपयोग करने में सबसे अधिक प्रगति करने वाले प्रमुख राज्यों में से हैं। रिपोर्ट इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन सोमवार को जारी की गई, जिसमें 16 राज्यों का विश्लेषण किया गया है जो भारत की वार्षिक बिजली आवश्यकता का 90% हिस्सा हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप में कितनी आकाशगंगाओं की खोज की गई है? हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा कितनी आकाशगंगाओं की खोज की गई है? इसका उत्तर है 6 आकाशगंगाओं की खोज की गई है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 नई आकाशगंगाओं की खोज की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार पहली बार 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2023 का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योगों से संबंधित एक प्रदर्शनी GIS के दौरान प्रदर्शित की जाएगी। आइए इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहां प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? इसका उत्तर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल है
बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगले सवाल में बढ़ने से पहले आइए बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 2 मार्च 2023 से नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच विचार विमर्श के बाद नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सिफारिशें प्राप्त करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा? इसका उत्तर है 8वां प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI 3 मार्च 2023 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। CCI द्वारा 2016 से हर साल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और 2 तकनीकी सत्र होते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन में प्लेनरी एंटीट्रस्ट एंड रेगुलेशन इंटरफेस एंड सिनर्जीज विषय पर है। इस वर्ष के सम्मेलन में प्लेनरी एंटीट्रस्ट एंड रेगुलेशन इंटरफेस एंड सिनर्जीज विषय पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेहंकानी जाखलू और सलहौतू ओनुओ क्रूज कहाँ की पहली महिला विधायक बनी है? हाल ही में मेहंकानी जाखलू और सलहौतू ओनुओ क्रूज कहाँ की पहली महिला विधायक बनी है? इसका उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में हाल ही में चुनाव थे जिसका परिणाम 2 मार्च 2023 को आ गया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 60 साल बाद नागालैंड में लोगों ने 2 महिला उम्मीदवारों को चुना है। सलहौतू ओनुओ क्रूज और हेकानी जाखलू ने राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रच दिया है। क्रूज ने पश्चिमी अंगामी एसी से जीत हासिल की और जाखलू ने दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। दोस्तों, आइए नागालैंड राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक स्थलरुद्ध राज्य है। इसकी राजधानी शहर कोहिमा है और इसका सबसे बड़ा शहर जुड़वा चुमाउकेदिमा दीमापुर है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। आइए इसके बारे में और देखते हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन हैं, आधिकारिक पक्षी ब्लीथ का ट्रैगोपैन है, आधिकारिक फूल रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है, प्रमुख जनजातियां अंगामी, चांग, कोन्याक आदि हैं। आइए इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल और वर्चुअल को समर्पित दुनिया के पहले फ्री जोन की घोषणा किसने की? इसका उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाल ही में डिजिटल और वर्चुअल को समर्पित दुनिया के पहले फ्री जोन की घोषणा की है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक रास अल खैमा की सरकार ने, रास अल खैमा को रैक भी बोला जाता है, कि सरकार ने रैक डिजिटल एसेट्स ओएसिस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला फ्री जोन होगा। ब्लॉकचेन लाइफ 2023 सम्मेलन की यह घोषणा की गई। रैक डिजिटल एसेट्स ओएसिस 2023 की दूसरी तिमाही में आवेदनों के लिए खुल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से शुरू हुई एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ तक जाएगी? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस होगी। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। यह दौड़ 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त होगी।
3,651 किलोमीटर की इस तरह के पहले आयोजन में एक महिला सहित 29 साइकिल चालक रवाना हुए। इस दौड़ को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया गया है। भारत में आज तक सिर्फ 1,000 किलोमीटर की दौड़ होती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका उत्तर है भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने, अगला सवाल है, भारत सरकार ने कितने कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 3। भारत सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध को मंजूरी दी है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टूब्रो, जिसको LNT भी बोला जाता है, के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित इन जहाज़ों की डिलीवरी वर्ष 2026 में शुरू होने वाली है। ये पोत समुद्र में अधिकारी कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। परियोजना से 22.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स IAF ने किसके साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? इसका उत्तर है जापान के साथ। भारतीय वायुसेना ने जापान के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। आइए इस बारे में विस्तृत में देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स 1 से 2 मार्च 2023 से जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास का आयोजन भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ किया जा रहा है। जापान के कोमात्सु में 13 फरवरी से 2 मार्च तक धर्म संरक्षक का आयोजन किया जा रहा है। IAF एक C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान के साथ भाग ले रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ पर शुरू होगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण शुरू होगा। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संस्करण 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में शुरू होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। युवा संसद 3 स्तरों पर आयोजित की जाती है, जिला, राज्य और राष्ट्र। इन 3 स्तरों पर युवा संसद आयोजित की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किसके साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर होगा डेनमार्क। डेनमार्क देश के साथ IIT मद्रास ने नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर साझेदारी की है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने 1 मार्च 2023 को डेनमार्क में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है। डेनमार्क के युवराज लार्स आगार्ड की उपस्थिति में 4 परियोजनाओं का खुलासा किया गया। इन 4 परियोजनाओं में से 3 की घोषणा IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम द्वारा परिकल्पित निम्न कार्बन भविष्य की ओर ऊर्जा संक्रमण को सक्षम करने के लिए की गई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी विदेशी एयरलाइंस उभरी है? इसका उत्तर होगा एमिरेट्स एयरलाइंस। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत के अनुसार दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस भारत से आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में उभरी है। भारत के सभी घरेलू वाहकों में एमिरेट्स अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए तीसरा सबसे बड़ा वाहक है। इसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड का स्थान रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने
STT-14 बेसिक ट्रेनर विमान खरीद को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 70। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीद को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 70। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस पर 6,828.36 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विमानों की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी। STT-40 में लगभग 56% स्वदेशी सामग्री है, जो धीरे धीरे बढ़कर 60% से अधिक हो जाएगी। दोस्तों, 3 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।